नमस्ते दर्शकों, मैं मानवता त्रिपाठी तेजस्वी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ लाइव हैं अनिल थानवी जी। सर आप लाइव हैं, आप कंटिन्यू कीजिए। यस, स्क्रीन बड़ी नहीं हुई, थोड़ा बड़ा। भारतीय विज्ञान संचार समूह के इस मंच पर एक बार हम आपके सामने फिर हाजिर हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि शनिवार यानी कि 28 फरवरी यानी कि विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जल्दी ही आपके सामने बहुत से नवाचार देश भर दुनिया भर से आ रहे हैं। और आज हम इसी नवाचार की कड़ी में हम जो प्रस्तुत कर रहे हैं, दोलनमय ब्रह्मांड की एक नई और बिल्कुल भिन्न थ्योरी, पार्ट 2, भाग 2। जैसा कि हमने आपको बताया कि हम दोलनमय ब्रह्मांड को एक नए तरीके से, एकदम भिन्न तरीके से आपके सामने रख रहे हैं कि ब्रह्मांड कैसे दोलन करता है। उसके लिए हमने कुछ नेबुलाओं, गैलेक्सियों के उदाहरण दिए। और पार्ट 2 में आज हम फिर उसी कड़ी में कुछ नई बात करेंगे, कुछ अलग बात करेंगे। तो साथियों, आप तैयार हैं सुनने के लिए? श्रोतागण और दर्शकगण सभी मुझे सुनेंगे, ऐसा मैं निवेदन करता हूं। आप इस पूरे प्रोग्राम को बड़े ध्यान से सुनेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं। तो दोनों में ब्रह्मांड के बारे में जैसा कि मैंने बताया आपको कि दुनिया भर में कई वैज्ञानिक हैं, कई खगोल शास्त्री हैं, कई एस्ट्रोफिजिसिस्ट और कॉस्मोलॉजिस्ट फिर भी ये विश्वास करते हैं कि यूनिवर्स जो है एक्सपेंशन की एक लिमिट तक रहेगा, यानी कि बिग बैंग और बिग क्रंच भी होगा। बिग क्रंच का मतलब यह है कि ब्रह्मांड के एक्सपेंशन की लिमिट के बाद ब्रह्मांड फिर सिकुड़ने लगेगा। इस क्रमिक कड़ी में आज हम, जैसा कि हमने पार्ट 1 में बताया, कुछ फेमस नेबुलाओं के बारे में, कुछ फेमस गैलेक्सियों के बारे में, कुछ फेमस कंप्यूटराइज इमेजेस के बारे में, जो ब्लैक होल, गैलेक्सियों, नेबुलाओं, तारों की, हमने सूर्य की भी बात भी कही। और गैस दानव ग्रहों के बारे में भी हमने बताया कि उनके अंदर ट्विस्टिंग है। सूर्य भी ट्विस्ट हो रहा है, तारे भी ट्विस्ट हो रहे हैं, और गैस दानव ग्रह भी, उनमें भी दिखाई दे रहा है कि ट्विस्टिंग हो रहा है। इसी तरह से नेबुलाओं के कुछ चित्रों को, रीटा कैरिना, ओवरग्लास नेबुला, बटरफ्लाई नेबुला, स्पाइडर नेबुला और रेड रेक्टेंगुलर नेबुला, ऐसे कई नाम हैं जो नेबुलाओं के चित्र आप देखते रहते हैं। जेट नेबुला। और मैं समझता हूं कि इन चित्रों को देखने के बाद में आप कहेंगे उनका हाफ पार्ट अबव और हाफ पार्ट बिलो, उनका ऊपर का आधा हिस्सा ऊपर और नीचे का आधा हिस्सा ऐसा लगता है कि विपरीत दिशा में चल रहे हैं। जैसे ईटा कैरी नेबुला, आउटन क्रैब नेबुला, और कुछ नेबुलाओं के चित्र ऐसा लगता है कि डमरू भगवान शिव का डमरू है। तो साथियों, सर्पिल गैलेक्सियों के चित्र भी बहुत से हैं।
वो रियल है, इमेजनरी नहीं है, या आर्टिस्ट द्वारा बनाए हुए नहीं है। आपको बता दूं कि गैलेक्सियों नेबुलों के चित्रों को देख करके उनके आधे पार्ट नीचे और आधा पार्ट ऊपर, यानी कि अगर हम नॉर्थन और साउथर्न हेमिस्फीयर जैसी बात करें, तो नॉर्थन पार्ट में जो मूवमेंट हो रहा है वो क्लॉकवाइज, और साउथर्न पार्ट में जो मूवमेंट हो रहा है काउंटर क्लॉकवाइज, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं। आप ये सब अगर सिमिलरिटी कॉमन सिमेट्रिसिटी के बारे में सोचते हैं कि यूनिवर्स एक फॉर्मूले से ऑपरेट होता है और यूनिवर्स के सभी आकाशीय पिंड उसको फॉलो करते हैं, सभी गैस दानव ग्रह, सभी तारे, सभी नेबुलाएं, सभी गैलेक्सियां और ब्लैक होल के चित्रों को ध्यान से देखिए। सुपरनोवा कहीं उनके जेट में, कहीं उनके एक्रीशन में स्पष्ट रूप से आप ट्विस्टिंग के, यानी कि हाफ पार्ट अबू और हाफ पार्ट बिलो एक दूसरे से विपरीत मुड़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि आपके दिमाग में कुछ जरूर आया होगा कि लगता तो कुछ ऐसा ही है, हो भी सकता है, ये एक नवाचार है, एक सोचने की बात है। क्या ऐसा संभव है? ये गुणन नहीं हो रहा, बल्कि ट्विस्टिंग हो रहा है। ट्विस्टिंग कैसे हो रहा है? जैसे हम एक नट बोल्ट को कसते हैं, जैसे वह हम एक रस्सी को, जैसे हम एक गीले कपड़े को निचोड़ते हैं, कुछ कुछ इसी तरह से ये नेबुलाएं, ये गैलेक्सियां, ये ब्लैक होल ट्विस्ट हो रहे हैं, टाइट हो रहे हैं। ब्रह्मांड में ऐसे आकाशीय पिंड अपने मैटर और एनर्जी को बचाए रखने के लिए, ताकि वो छिटके नहीं, ताकि वो बिखरे नहीं, ताकि वो एकदम बिखर करके खुल नहीं जाए, इसके लिए वो ब्रह्मांड में मैटर और एनर्जी को बांधा हुआ रखने के लिए, कसा हुआ रखने के लिए, तो यूनिवर्स में इस तरह से आकाशीय पिंडों का नेचर एक नया लगता है। ये विचार, ये आइडिया शायद आपको कहीं नहीं दिखेगा, ना मिलेगा। मैंने जैसा सोचा है, मैंने जैसा विचार किया है कि गैलेक्सियों, नेबुलों, ब्लैक होल, तारों सभी में, या हर गैस दानव ग्रहों में भी सोचने की बात यह है कि इस यूनिवर्स में इतने आकाशीय पिंड है, क्या सभी में हो रहा है? क्योंकि हमने तो बात कही है केवल नेबुलाओं की, गैलेक्सियों की, ब्लैक होल की, गैस दानव ग्रहों की, कि ऐसा लगता है कि वो रोटेट नहीं हो रहे, ना ही वो रिवॉल्व करते हैं, ऑर्बिटिंग करते हैं। तो और आगे बढ़ना चाहिए हमें। क्या ऐसा रॉकी ग्रहों के साथ भी है? क्या ऐसा चंद्रमाओं के साथ भी है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट? और उसके बाद में जो चंद्रमा है, और सोचिए कि टू पार्टिकल हो या आकाशीय पिंड हो, उनको बांधे रखने वाला फोर्स, उसकी प्रकृति कैसी है, उसका नेचर कैसा है। तो किसी को बांधे रखना, किसी को समेटे रखना, किसी को कसे हुए रखना, किसी को जॉइंट रखना, ऐसा वो फोर्स का नेचर क्या हो सकता है, लार्ज स्केल पर और शॉर्ट स्केल पर?
और माइक्रो लेवल पर और मैक्रो लेवल पर। तो साथियों, अगर आप विराट दृष्टिकोण रखें, न्यूटन ने ग्रेविटेशन को सोचा, लार्ज स्केल पर सोचा कि आकाशीय पिंड उनके द्रव्यमान के गुणनफल और रेडियस के अनुसार, दूरी के अनुसार, डिस्टेंस के अनुसार एक दूसरे को बांधे रखने। लेकिन आगे अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी में भी आकाशीय पिंडों को बांधे रखने वाले बल की प्रकृति ग्रेविटी कर्व्ड स्पेस, ग्रेविटी इज प्रोड्यूस्ड बाय कर्वेचर इन स्पेस, मास डिस्टॉर्ट करता है स्पेस फैब्रिक को। हम आगे बढ़े तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट की बात करें। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट यानी कि उसमें केवल मात्र मरकरी, वीनस, प्लूटो, मार्स ये सब नहीं आते, बल्कि हमारा पृथ्वी ग्रह भी। ये सोचने की बात है कि जब दूसरे गैलेक्सियां, नेबुलाएं, ब्लैक होल, तारों, गैस दानव ग्रहों में ट्विस्टिंग का नेचर है, तो क्या पृथ्वी में भी ट्विस्टिंग का नेचर है? क्या पृथ्वी के अंदर भी ऐसा कुछ है? हमें इस क्रमिक इस क्रमिक सिमिलरिटी को, सिमेट्रिसिटी को, कॉमन को आगे बढ़ाते हुए ये सोचना है। देखिए, मेरे पास में ये चित्र है। एटमॉस्फेयर किस प्रकार से, एटमॉस्फेयर जो है, इस तरह से एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर का सर्कुलेशन, और मैं अलग अलग अक्षांश और पर जो वाइंड्स है, पोलर एस्टरीज, वेस्टर्लीज, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड वाइंड्स, साउथ ईस्ट ट्रेड वाइंड्स, वेस्टर्लीज। तो नॉर्थ पोल पर जो मूवमेंट हो रहा है, पृथ्वी के अलग अलग अक्षांश पे हवाओं का जो हलचल है, हवाओं में जो मोशन है, आप लोग स्वाभाविक रूप से कहेंगे ये सब कोरियोलिस फोर्स के कारण है। और आप देखेंगे कि हवाओं का मूवमेंट जो है, बादलों का मूवमेंट जो है, वो एक डायरेक्शन में नहीं है। डायरेक्शन का मतलब ये है कि उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में जो उनका मूवमेंट है वो विपरीत है। और महासागरों का भी अगर बात करें, सॉरी, महासागरों के पानी की भी बात करें, ओशियन वाटर करंट की बात करें, ओशियन वाटर करंट जो है उसका भी सर्कुलेशन अगर नोट करें तो वो भी घूर्णन के साथ साथ तो नहीं चलता। और हवाओं का, बादलों का, ये भी आपके सामने मैं बात कर रहा हूं। ये सब कोरियोलिस फोर्स का प्रभाव बताया जाता है। कोरियोलिस फोर्स अगर आप देखें कि नॉर्थ पोल पर, साउथ पोल पर, इक्वेटोरियल पार्ट पर, तो मैं ये कहूंगा कि संपूर्ण पृथ्वी पर, कंप्लीट अर्थ पर कोरियोलिस फोर्स को जिस तरह से समझाया जाता है, स्यूडो फोर्स। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकती। अगर आप नॉर्थन सॉलिड लिथोस्फीयर क्रेस्ट कॉन्टिनेंट्स को देखें और साउथर्न हेमिस्फीयर और नॉर्थन साउथर्न दोनों की बात करें,
और जो टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है, जो फोर्स काम करते हैं, टेक्टोनिक फोर्स काम करते हैं, वो गुणन के डायरेक्शन में तो नहीं होते। और ये सब नासा के अभियानों से ये चित्र है। और टेक्टोनिक फोर्स का इस प्रकार से कि कॉन्टिनेंट्स की प्लेट्स इस प्रकार से हलचल करती है, नीचे वाला चित्र। और ऊपर वाला चित्र जो है वो जीपीएस से जो कॉन्टिनेंट्स के मूवमेंट का डायरेक्शन बताया जाता है कि अमुक कॉन्टिनेंट इस दिशा में चल रहा है, उसमें हलचल हो रही है। तो साथियों, कहने का मतलब ये है कि अगर आप ध्यान दें, नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर क्या एक डायरेक्शन में चल रहे? मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे हम नेबुलाओं को, गैलेक्सियों को, सर्पिल गैलेक्सियों को, इलिप्टिकल गैलेक्सियों को, और जैसे हम ब्लैक होल के चित्रों को देखते हैं, एक्रीशन और जेट को देखते हैं, जैसे हम सूर्य और तारों को देखते हैं, और इसी तरह से हम गैस दानव ग्रहों की बात करते हैं, तो यही बात पृथ्वी सिस्टम में, अर्थ सिस्टम में अगर नोट करें, तो क्या ये सिमिलरिटी, क्या इसमें उपलब्ध है, क्या अस्तित्व रखती है? अल नीनो और ला नीनो की ये चित्र है, ये देखिए। इसी प्रकार से ये चित्र देखिए। ये जो चित्र है ये आर्ट ऑसिलेशन के हैं। इसमें स्फेरॉइडल मोड और टॉरॉइडल मोड दो जो बताए जाते हैं इस प्रकार से। तो साथियों, ये चित्र जैसे कि भूवैज्ञानिक भी इसकी बात करते हैं, मेरा ये कहना है कि अगर आप सिमिलरिटी कॉमन और सिमेट्रिसिटी में विश्वास करते हैं कि विज्ञान में कुछ सिमिलर होता है, सिमेट्रिक होता है, कॉमन होता है, संपूर्ण यूनिवर्स में एक कॉमन नेचर, एक कॉमन जो सभी जगह होता है, जो सभी जगह सभी आकाशीय पिंडों में होता है, छोटे से बड़े आकाशीय पिंडों में होता है, भीमकाय आकाशीय पिंडों में होता है। तो अब आगे बढ़ रहे हैं हम ऐसी ही बात पर कि गैस दानव ग्रहों के अलग अलग अक्षांश को देखिए, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, उनके अलग अलग अक्षांश को देखिए। इसी तरह से इसी बात को अगर हम पृथ्वी के बारे में सोचे कि अलग अलग अक्षांश पर पृथ्वी पर किस प्रकार से मूवमेंट दिखाई दे रहा है, क्या घूर्णन के डायरेक्शन में है, क्या रोटेशन के डायरेक्शन में है? तो अगर सूर्य में देखें तो मैंने बताया, जैसे कि आपने पार्ट 1 में देखा कि सूर्य में डिफरेंशियल रोटेशन होता है, उसकी जो स्पीड है अलग अलग अक्षांश पर अलग अलग होती है। ये किसने पैदा की? ये कैसे अस्तित्व में आ गई? ऐसा क्यों है? डिफरेंशियल रोटेशन क्यों बना? शायद भौतिक शास्त्री ऐसा कहेंगे, वो एक्सप्लेन करेंगे अपने अनुसार, लेकिन मैं डिफरेंशियल रोटेशन को भिन्न तरीके से आपके सामने रख रहा हूं कि ये वास्तव में ये डिफरेंशियल क्यों बना, डिफरेंशियल रोटेशन में ये डिफरेंशिएशन क्यों हुआ? क्योंकि गुणन जैसा कुछ होता ही नहीं है हकीकत में। वास्तविकता में अगर देखें तो सभी आकाशीय पिंड डिफरेंशिएट होते हैं, गैलेक्सियां भी होती है, नेबुलाएं भी होती है। वो डिफरेंशियल करने वाला, रोटेशन को वो डिफरेंशिएट करने वाला वो फोर्स क्या है, उसका नेचर क्या है? क्या ऐसा ट्विस्टिंग के कारण हो रहा है? क्या हर एक आकाशीय पिंड को अदृश्य द्रव्य और ऊर्जा उसको मरोड़ रही है, निचोड़ रही है, कस रही है, एक स्प्रिंग की भांति कस रही है, टाइट कर रही है? एक वाइब्रेशन है, एक पल्सेशन है। तो
जैसे कि गैर दानव ग्रहों को हम अलग अलग अक्षांश पे विपरीत दिशाओं में मूवमेंट को देखते हैं। अगर जुपिटर के एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को देखें, अगर बृहस्पति ग्रह को अगर बृहस्पति ग्रह को हम देखें, उसके अलग अलग अक्षांश और दिशा अक्षांश पर देखें, तो उस पे जो वायुमंडल का मूवमेंट है, वो मूवमेंट इस प्रकार का है कि साफ और स्पष्ट लगता है कि रोटेशन में ये इस प्रकार से बदलाव अलग अलग अक्षांश पर सैटर्न में भी है, यूरेनस में भी, नेपच्यून में भी है। ब्रह्मांड में इतने जो भीमकाय ग्रह मिले हैं, जीएंट प्लैनेट मिले हैं, उनमें भी है। तो सूर्य और सभी गैर दानव ग्रहों को के बाद अगर रॉकी ग्रहों की बात करें, टेरेस्ट्रियल ग्रहों की बात करें, तो हमारे पृथ्वी में भी वायुमंडल की मूवमेंट और पानी की मूवमेंट और बादलों की मूवमेंट, सॉलिड कॉन्टिनेंट जमीन की भी मूवमेंट इक्वेटर से ऊपर और इक्वेटर से नीचे विपरीत दिशा में हो रही है। उसकी स्पीड में फर्क हो सकता है, क्योंकि एक ही स्पीड से सभी ट्विस्ट नहीं हो रहे हैं। जो जिस स्पीड से गैर दानव ग्रह या सूर्य, तारे या गैलेक्सी या नेबुला हो रही है या ब्लैक होल हो रहे हैं, उसी स्पीड से पृथ्वी नहीं हो रही है। तो उनकी स्पीड में फर्क आ जाता है, रेशियो में फर्क आ जाता है। रेशियो यानी अनुपात में फर्क आ जाता है। साथियों, जब हम बात करते हैं इस तरह की ट्विस्टिंग हो रहा है, टाइटनिंग हो रहा है, तो क्या इसके जियोलॉजी पर कोई इफेक्ट या जियोलॉजी पर कोई इसके प्रभाव नजर आते हैं या दिखाई देते हैं? हम केवल मात्र वायुमंडल, बादल, हवाओं और महासागरों के पानी की बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अगर आप महाद्वीपों का स्ट्रक्चर नोट करें, उन उन स्ट्रक्चर में भी उसका रेमिनेंट मौजूद है, उनका अवशेष मौजूद है। अगर आप महाद्वीपों की सॉलिड जमीन को देखें, तो डिफरेंशियल रोटेशन के अवशेष साफ दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि हमने पिछले अपने कड़ियों में मैंने बताया, सौर मंडल के जन्म और विकास की एक नई और बिल्कुल भिन्न थ्योरी में, जो हमने 3 भागों में प्रस्तुत की। तो अगर हम देखें कि सूर्य में, गैर दानव ग्रहों में, और इससे से हम एक सिस्टमेटिक कन्वर्जन को देखते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं, उस क्रमिक प्रोसेस को देखते हैं, उस क्रमिक कड़ी को देखते हैं, जिसमें एक आकाश की पिंड सूर्य है, वो अगले एक नेक्स्ट तारे में, यानी सूर्य सिकुड़ता है, उसमें मौजूद है, और सिकुड़ता है। तो जुपिटर में भी वो मौजूद है, डिफरेंशियल रोटेशन। जुपिटर के और सैटर्न के बीच के गैर दानव ग्रहों में भी वो मौजूद है। फिर और आगे बढ़े बढ़े तो आईजीएंट यानी नेपच्यून, यूरेनस, नेपच्यून में भी ऐसी स्थिति है। यूरेनस, नेपच्यून में पूरा जो उसका अलग अलग अक्षांश पर जो मूवमेंट है, उसको भी नोट करें। उनके पोल्स पर जो मूवमेंट है वो भी नोट करें। उनके ध्रुवों पर जो हलचल होती है, क्योंकि ध्रुवों पर दोनों, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दोनों पर जो हलचल है वो विपरीत दिशा में है। तो आपको बताऊं कि हमारे सौर मंडल में गैर दानव ग्रहों की तुलना की जाती है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स की तुलना की जाती है। हमने कहा कि केपलर मिशन से इतने ग्रहों का पता चला है, और वर्तमान में काफी समय से आकाशीय पिंडों के साइज की तुलना होती है। आपने यूट्यूब चैनल पर अनेक ऐसे वीडियो देखे होंगे जिसमें चंद्रमाओं की, एस्ट्रॉयड की, चंद्रमाओं की, और इस तरह से ग्रहों की, पृथ्वी और ग्रहों की, और इसके बाद गैर दानव ग्रहों की, तारों की, नेबुलाओं की, गैलेक्सियों की तुलना की जाती है।
केवल साइज की जाती है। हम साइज की तुलना ही केवल क्यों करें? हमें साथ में उनके भौगोलिक बर्ताव, जैविक बर्ताव, उनके रासायनिक परिवर्तनों को, उनके भौतिक परिवर्तनों को, उनकी ग्रेविटी को, उनके टेम्परेचर को, उनके मास को, उनके मैग्नेटिक नेचर को, सभी तरह से उनका कंपैरिजन करें, उनकी तुलनाएं करें, तो हमें एक बहुत ही अलग तरह की बात देखने को मिलती है कि वास्तव में कन्वर्जन से एक ग्रह, यानी ट्रांसफॉर्मेशन से एक ग्रह दूसरे ग्रह में बदलता है। सूर्य और तारे भी भविष्य में सिकुड़ते हुए गैस दानव ग्रहों में ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो आप सोचिए कि जुपिटर में जो हो रहा है अलग अलग अक्षांश पर, उसके बाद सैटर्न में भी हो रहा है, यूरेनस नेपच्यून में भी हो रहा है, तो ऐसा पृथ्वी में भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि सॉलिडिफिकेशन हुआ और ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहा। एक ग्रह सिकुड़ता गया, सिकुड़ते सिकुड़ते उसके जमीन पर उसके जो सॉलिडिफिकेशन से जो महाद्वीपों की प्लेट्स बनी, तो इस तरह से आप देखें तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं अफ्रीका का, तो साथियों इस चित्र को देखिए पहले तो। अलग अलग अक्षांश पर ये जो इस तरह से आप देख रहे हैं, अलग अलग अक्षांश पर इसी ने अफ्रीका और साउथ अमेरिका को विशिष्ट प्रकार की कोस्ट लाइन, विशिष्ट प्रकार की शेप प्रदान की। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देखते हैं प्राय कि महाद्वीप अफ्रीका और साउथ अमेरिका कभी आपस में जुड़े हुए थे, ऐसा कभी नहीं था। जैसा कि हमने अपने पूर्व के प्रस्तुतिकरण में इस बात की पुष्टि की कि वास्तव में ट्रांसफॉर्मेशन को अगर आधार मान लिया जाए तो वास्तव में ये जो महाद्वीपों का कोस्ट लाइन का सिमिलरिटी है और नॉर्थ और साउथर्न पार्ट में जो, तो उससे पता चलता है कि महाद्वीपों की आकृति का कारण किसी सुपर कॉन्टिनेंट के कारण नहीं है। किसी सुपर कॉन्टिनेंट के प्रभाव से महाद्वीप ऐसे नहीं बने। अल्फ्रेड वेगनर एक बहुत बड़े भूवैज्ञानिक बताए जाते हैं कि उन्होंने ये एक थ्योरी दी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की, कि महाद्वीप एक दूसरे से ब्रेक होकर के अलग अलग डायरेक्शन में मूवमेंट होने लगी। तो भूवैज्ञानिकों ने इसके पक्ष में अनेक प्रमाण इकट्ठे किए हैं और जो सुपर कॉन्टिनेंट बताया जाता है कि सारे महाद्वीप एक महाद्वीप का हिस्सा थे और उसका नाम था पेंजिया। वैसे सुपर कॉन्टिनेंट के कई नाम हैं, रोडिनिया, कोलंबिया और भी अनेक नाम हैं और अलग अलग ईयन के अनुसार, युग के अनुसार ये बताया जाता है कि अनेक सुपर कॉन्टिनेंट हुए। तो पेंजिया की बात कही जाती है और पेंजिया के पीछे सबसे बड़ी बात है कि आज से करीब 550-600 साल से जब दुनिया में विश्व का नक्शा सामने आने लगा, लोगों ने देखा, विश्व का नक्शा देखा और एक नक्शे को देख करके कई दार्शनिक लोग, फ्रांसिस बेकन जैसे और भी कई लोग भूवैज्ञानिक, उन्होंने बताया कि ऐसा महसूस होता है कि जो दक्षिण अमेरिका का किनारा है और अफ्रीका का किनारा है एक दूसरे में फिट होते हुए लगते हैं। ये बात बहुत समय तक चर्चा का विषय रही और भूवैज्ञानिक इसके बारे में सोचते रहे। अल्फ्रेड वेगनर सबसे पहले भूवैज्ञानिक हुए जिन्होंने ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में उन्होंने पेंजिया जैसे एक सुपर कॉन्टिनेंट का नाम नाम लिया है और सुपर कॉन्टिनेंट ब्रेक होकर के अलग अलग डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ। तो साथियों, ये जो
आपके सामने विश्व का नक्शा है। ये अलग अलग जो स्थिति से गुजरा है कि पहले, सबसे पहले परमियन, फिर ट्रायजिक, ट्रायजिक के बाद में जुरासिक, क्रिटेशियस, और वर्तमान जो नक्शा है, इस तरह से आप देखते हैं। तो साथियों, ये जो नक्शा है, इसका अस्तित्व कैसा आया, ये सोचने की बात है कि इतने समय में कि पेंजिया ब्रेक हुआ, उसके बाद में लोरेशिया गोंडवाना, उसके बाद में धीरे धीरे ये जो कॉन्टिनेंट्स का मूवमेंट है बताया जा रहा है, और वर्तमान विश्व का नक्शा आपके सामने है। साथियों, इसमें अगर आप नोट करें कि जो मूवमेंट जुपिटर में हो रहा है, सैटर्न में हो रहा है, यूरेनस नेपच्यून में हो रहा है, सुपर 8 ऐसे कई प्लैनेट्स में भी संभावना बताई जाती है। तो साथियों की केपलर मिशन से इतने ग्रह मिले और दूसरे अभियानों से भी इतने ग्रह मिले हैं। अगर ट्रांसफॉर्मेशन से पृथ्वी का जन्म हुआ, सौर मंडल के ग्रहों का जन्म हुआ, तो फिर ये जो विश्व का नक्शा है, जिसको वर्तमान रूप में हम देख रहे हैं, तो अफ्रीका और साउथ अमेरिका के फिटिंग, जिक्सा फिटिंग, जिसको जिक्सा फिटिंग कहते हैं, उसके पीछे वास्तविक कारण ये है कि ये नक्शा जो है डिफरेंशियल रोटेशन के कारण ऐसा बना है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि हकीकत में वायुमंडल का मूवमेंट और बादलों का मूवमेंट और महासागरों के पानी का मूवमेंट और जो जमीन है, जो कॉन्टिनेंट्स है, उनका पैटर्न जो देखते हैं, जो स्ट्रक्चर देखते हैं, उनका, उन सभी की बात करने पर हमें एक विशिष्ट विशिष्ट प्रकार की एक स्पेसिफिक मतलब पैटर्न के डेवलपमेंट को हम नोट कर सकते हैं। तो डिफरेंशियल रोटेशन is in Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. That same is in Earth also. आप इसके रेमिनेंट को ढूंढ सकते हैं विश्व के नक्शे पर। और अगर आप ध्यान से नोट करें कि उत्तरी गोलार्ध जो है, देखिए, जब हम विश्व के नक्शे में ये जो चित्र है इसको देखिएगा, अगर विश्व के नक्शे में उत्तर और दक्षिण गोलार्ध को नोट करें तो पता चलता है कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो कोरियोलिस फोर्स की बात नहीं है, बल्कि हम एक कॉमन पैटर्न की बात कर रहे हैं। वो कॉमन पैटर्न कहां से चलता हुआ कहां तक पहुंचता है। तो जैसा कि हमने आपके सामने एक चार्ट रखा ट्रांसफॉर्मेशन का, यानी कि पृथ्वी का जन्म एक ब्लैक होल के रूप में हुआ। जब ब्रह्मांड इस प्रकार से ट्विस्ट और टाइट होते हुए कसता है, ऐसे एक इस तरह से ट्विस्ट और टाइट होते हुए कसता है, तो सेंटर पर एक ब्लैक होल बनता है। वो ब्लैक होल केंद्र से हटता है, फिर एक ट्विस्टिंग और टाइटनिंग का नया साइकिल शुरू होता है, एक ब्लैक होल और बनता है, फिर दोबारा फिर ट्विस्ट टाइट होता है, तीसरा ब्लैक होल बनता है। इस प्रकार से सैकड़ों, लाखों, अरबों, विशाल संख्या में ब्लैक होल बनते हैं। वो बड़े सिस्टमेटिक ढंग से तारों में बदलते हैं। तारे यानी कि ब्लू स्टार, व्हाइट ब्लू स्टार, ऑरेंज स्टार, इस प्रकार से चेंज होते हैं। येलो स्टार, तो धीरे धीरे वो गैर दानव ग्रहों में बदलते हैं। तो ट्विस्टिंग का जो बात कह रहा था कि मैंने आपको चित्र बताए, नेबुलों, गैलेक्सियों, ब्लैक होल, सभी के चित्र बताए। अब यही पैटर्न, कॉमन सिमिलर सिमेट्रिक पैटर्न अगर आप नोट करें तो पृथ्वी में भी ट्विस्टिंग दिखाई देता है। अगर आप गूगल पर सर्च करें तो मॉस्को यूनिवर्सिटी के बुलेटिन में एक पेपर है, ट्विस्टिंग ऑफ द आर्थ इन जियोलॉजिकल हिस्ट्री। तो ये जो शोध पत्र है, इसमें ये बताया जाता है कि
इसका पृथ्वी का उत्तर और दक्षिण गोलार्ध जो है उसमें महाद्वीपों का जो स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है। यानी कि आपको ये कहना चाहता हूं कि रोटेशन तो हो ही नहीं रहा है। तो पृथ्वी में रोटेशन नहीं हो रहा है। एक बार हम एक और चित्रों को भी बता देते हैं आपके सामने। जैसे जुपिटर में ये जो चित्र है अलग अलग अक्षांश पर जो एटमॉस्फेरिक मोशन है, सैटर्न में भी है, यूरेनस में भी है, नेपच्यून में भी है। यही इसी क्रमिक कड़ी में हम पृथ्वी को भी देखते हैं। फिर हम बात करते हैं इन चित्रों की। ये देखिए, तो ये जो बेंडिंग आपको दिखाया गया है इस प्रकार से, ये देखिए। तो साथियों, अलग अलग अक्षांश पर इस प्रकार से जो मूवमेंट है, जो गैस दानव ग्रहों में है, इतने आकाशीय पिंडों में है, वहीं पृथ्वी में भी हो रहा है, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। अगर ऐसा है तो पृथ्वी में जो हो रहा है। इसके अलावा एक बात और आपको बताना चाहूंगा, 6 ईयर ऑसिलेशन ऑफ द होल अर्थ सिस्टम, ये 2023 में ये भी शोध पत्र लिखा गया है। आप इसको भी सर्च कर सकते हैं, ए 6 ईयर ऑसिलेशन इन द होल अर्थ डायनेमिकल सिस्टम। तो साथियों, इस तरह से अगर आप देखें कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, वेस्टर्न यूरोप, इस प्रकार से इंडिया और ईस्टर्न एशिया और ऑस्ट्रेलिया और इसके बीच में, तो आप देखें नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में मेक्सिको, पनामा, ये स्थान। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया और ईस्टर्न एशिया के बीच में देखें तो आप देखेंगे कि इंडोनेशिया, सिंगापुर, माल्टा, जावा और जैसे फिलीपींस, ये सभी में अगर इन सबको एक ध्यान से देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि एक जो हम आइडिया बता रहे हैं कि ऑसिलेशन, ट्विस्टिंग, टाइटनिंग जो दूसरे आकाशीय पिंडों में हो रहा है वही पृथ्वी में भी हो रहा है। तो पृथ्वी में भी वो पाया जाता है। तो ऐसा ऐसा अगर आप एक एक कॉन्टिनेंट पर सर्च करें ध्यान से, कहीं सबडक्शन हो रहा है, कहीं फाल्ट हो रहा है, कहीं फोल्ड हो रहा है, कहीं ट्रांसफॉर्म प्लेट मोशन हो रहा है, कहीं कन्वर्जेंट प्लेट मोशन हो रहा है, कहीं पे प्लेट्स एक दूसरे के अंदर सबडक्ट हो रही है, कहीं एक दूसरे से दूर हट रही है, कहीं एक दूसरे के किनारे से निकल रही है। तो अगर आप ध्यान से नोट करें, एक कॉमन पैटर्न जो दिखाई दे रहा है। अब क्या है कि अगर पृथ्वी पर सर्च करें उन स्थानों को जहां पे आपको दिखेगा ये ट्विस्टिंग का प्रभाव और इसके प्रमाण दिखाई देंगे कि पृथ्वी ट्विस्ट कैसे हो रही है, ऐसे आपको मैं अनेक स्थान बता सकता हूं। तो फिर जब महाद्वीप आपस में एक दूसरे से चिपके हुए नहीं थे, जिगसा पजल नहीं था, एक दूसरे से जॉइंट नहीं थे, पेंजिया जैसा नहीं था, और डिफरेंशियल रोटेशन के इफेक्ट से महाद्वीपों का ये पैटर्न बना, ये स्ट्रक्चर बना, तो फिर प्रश्न ये उठता है कि सिमिलर फॉसिल्स, सिमिलर रॉक्स, सिमिलर मिनरल्स दो भिन्न कॉन्टिनेंट पर क्यों है? इसके एविडेंस जो है सुपर कॉन्टिनेंट के, पेंजिया के एविडेंस जो बताए जाते हैं, अगर इस थ्योरी के अनुसार हम ऑसिलेशन की थ्योरी के अनुसार रिजेक्ट करते हैं तो फिर इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं? डिफरेंशियल रोटेशन के प्रभाव से दो भिन्न अलग अलग महाद्वीपों पर सेम मिनरल्स, सेम रॉक्स और फॉसिल्स और भी कई समानताएं, कोस्ट लाइन की समानता, ये डिफरेंशियल रोटेशन के प्रचंड प्रभाव से ऐसा हुआ। तो इस प्रकार से ये जो चित्र है, हम सॉरी ये इस चित्र को
हम इस तरह से समझाते हैं कि देखिए कि महाद्वीपों में इस प्रकार से बेंडिंग है, साथ में क्या है कि ये जो अलग 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 महाद्वीपों पर ये जानवर, पेड़ पौधे, फॉसिल्स, मिनरल्स, रॉक्स पाए जाते हैं, जो समानताएं पाई जाती है, उसके पीछे ये कारण है। मिड अटलांटिक रीज के ये चित्र को देखिए आप, तो हकीकत में ये जो आपके सामने ये जो चित्र है कि मिड अटलांटिक रिज जो ग्रीनलैंड से ऊपर से शुरू होती है और वो समुद्र के अंदर है और वो चलते चलते अफ्रीका और साउथ अमेरिका के नीचे तक। तो अगर पृथ्वी पर उन सभी स्थानों को ध्यान से आप नोट करें, ध्यान से मेरे कहने का मतलब है उत्तरी अमेरिका के सभी स्थानों को नोट कीजिए और साथ में आप कनाडा, इधर ग्रीनलैंड की आकृति को भी नोट कीजिए और मैक्सिको, पनामा को देखिए और साउथ अमेरिका में देखिए। ये जो इनका ज्योमेट्रिकल चित्र है, जो फिगर है, उसके बाद ड्रैग पैसेज को देखिए। ड्रैग पैसेज में भी किस प्रकार से ड्रैग पैसेज यानी साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच में जो है। उसके बाद में आप अगर नोट करें, समुद्र के अंदर मिड अटलांटिक रिज है, ये एक प्रकार रिज, ये रिज बनी है ऐसा ड्रिफ्ट के कारण बताया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। इसके बाद में वेस्टर्न यूरोप को देखिए। वेस्टर्न यूरोप के बाद में एशिया और वेस्टर्न यूरोप को दो भागों में देखने वाला एक पर्वत श्रृंखला है, वो भी बेंडिंग हुई हुई है। इसी प्रकार से अफ्रीका को ध्यान से नोट कीजिए और मेडागास्कर, इंडिया की शेप को भी देखिए आप। ये सब किसी सुपर कॉन्टिनेंट के ब्रेक होने से नहीं हुआ कि इंडिया जो है अंटार्कटिका से, ऑस्ट्रेलिया से और मेडागास्कर से, अफ्रीका से ब्रेक होकर के नॉर्थ की डायरेक्शन में चलता गया और एशिया के अंदर घुसा, एशिया से टकराया और ऐसा 71 लाख मिलियन वर्ष में चलते चलते ऐसा हुआ। कुछ भूवैज्ञानिक इसके पक्ष में नहीं है, कुछ भूवैज्ञानिक इसका प्रमाण दे रहे हैं कि ऐसा हुआ। मेरे अनुसार तो ऐसा नहीं हुआ। इंडिया इतनी दूर तक नहीं चला। कॉन्टिनेंट्स में मूवमेंट जरूर होती है। ऑस्ट्रेलिया को बताया जाता है कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है और इंडिया जो है, इंडियन प्लेट जो है, वो एशियन तिब्बतियन प्लेट के अंदर घुस रही है। तो जैसे जैसे नॉर्थन हेमिस्फीयर में पानी की मात्रा, ग्लेशियर पिघलते गए, पानी की मात्रा कम हुई और महाद्वीपों का सॉलिड जमीन ऊपर आता गया। और इस प्रकार से अगर साउथर्न पार्ट में देखें तो काफी विशाल मात्रा में पानी जो है अंटार्कटिका और इधर दूसरे महासागरों की तरफ बढ़ा। इसके कारण कई कॉन्टिनेंट्स है वो जलमग्न हो गए। जैसे न्यूजीलैंड के आसपास का क्षेत्र जो है, पहले एक बड़ा महाद्वीप के रूप में था, वो स्थान जलमग्न हो गया। भारत में भी कुमारी खंडम, जो हिंद महासागर में कहते हैं, वह भी जलमग्न हो गया। तो ऐसे कई छोटे बड़े द्वीप, महाद्वीप थे, वो जलमग्न हो गए जब हिमयुग समाप्त हुआ। इस प्रकार से हमने ये भी बताया कि पानी की मात्रा कम होती गई। इस प्रकार से धीमी गति से महाद्वीपों का ये जो स्ट्रक्चर, जो पैटर्न है, जो ये बना है, इसके पीछे मूल रीजन, मूल कारण ये है कि डिफरेंशियल रोटेशन यानी ट्विस्टिंग, टाइटनिंग यानी कि ऑसिलेशन की बात करते हैं साथियों। इस तरह से ये जो रिंग ऑफ फायर की बात भी कही जाती है। ये देखिए कि इस प्रकार से जहाँ पे भूकंप बहुत ज्यादा आते हैं, जहाँ पे वॉल्केनो इरप्शन भी बहुत ज्यादा, ये बहुत सबसे एक्टिव स्थान है, पृथ्वी का सबसे ज्यादा सक्रिय स्थान है। इसी प्रकार से तो मैंने देखिए पृथ्वी के नक्शे को, पृथ्वी का जो मैप है, वर्ल्ड मैप है, उसको मैंने क्या किया, जुपिटर के मैप पर चिपका दिया और इस तरह से ये चित्र बना करके आपको दिखाने का कोशिश ये कर रहा हूँ कि वास्तव में ये जो विश्व का नक्शे का जो ज्योमेट्री है, ये कैसे बनी। इसके पीछे मूल कारण ये है कि डिफरेंशियल रोटेशन जो गैस दानव ग्रहों में होता है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून में होता है, सूर्य तारों में होता है, गैलेक्सियों में भी होता है,
वही पृथ्वी में भी काम कर रहा है। सॉलिडिफिकेशन होते होते अगर ये इस प्रकार से ये ज्यामितीय आकृति महाद्वीपों की बनी है, तो इसके पीछे मूल कारण वही ट्विस्टिंग टाइटनिंग जो सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है, जिसमें उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध एक दूसरे के विपरीत दिशा में मुड़ते हैं। तो इसी क्रम में मैंने, जैसे कि मैंने जुपिटर का ये जो दिखाया है, वर्ल्ड मैप को मैंने जुपिटर के मैप पर चिपका, इसी प्रकार से इसके ग्लोब को भी दिखाया मैंने। ये देखिए इस प्रकार से। तो ये जो मूल कारण है, तो मूल कारण ये है कि वास्तव में हम देखते हैं कि अगर बड़े पैमाने पर सोचें तो कारण अलग है। तो भूविज्ञान को अगर हम लार्ज सिमिलरिटी सिमेट्रिसिटी कॉमन की बात करते हुए सोचें, ब्रह्मांड में इतने समानताएं, उन उनके दृष्टिकोण से सोचें सर, तो भूविज्ञान में एक बड़ा भारी बदलाव आता है और हम एक नए एंगल से सोचने को विवश हो जाते हैं कि इस प्रकार से ट्विस्टिंग टाइटनिंग और इस प्रकार से नॉर्थन और साउथर्न पार्ट है जो एक दूसरे से ऊपर और नीचे वाला हिस्सा है, एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलता है। तो बड़े पैमाने पर, बड़े लार्ज स्केल पर सोचने पर हमें ये व्यू पॉइंट, इस दृष्टिकोण से हमारे सामने एक बिल्कुल अलग तरह की बात उभर करके आती है। तो अब मैं आपको एक बात और बताऊं, जैसे इंडिया है। अब इंडिया जो है, इस प्रकार से आपको बताया जाता है कि देखिए इस प्रकार से 71 लाख वर्षों में इस प्रकार से अंटार्कटिका और से ब्रेक होते हुए, ऑस्ट्रेलिया से ब्रेक होते हुए, इस प्रकार से चलता चलता एशिया से टकराया। तो वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। तो हाँ, तो पूरा हाँ, 1 घंटा लगेगा पूरा। तो मैं आपको बताऊं कि इस तरह से आपके सामने ये जो 7 से 8 बजे, हाँ सॉरी, तो इस तरह से आपको मैं बताऊं कि इंडियन प्लेट जो है वो केवल नॉर्थ की डायरेक्शन में नहीं चल रही, उसमें मूवमेंट जरूर हो रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में। ये इस पे फोर्स जो है, थोड़ा ईस्टर्न फोर्स भी लगता है, वेस्टर्न फोर्स भी लगता है, और साथ में क्या है कि थोड़ा नॉर्थ और थोड़ा साउथ। तो इंडियन प्लेट जो है एक्चुअली क्या है, वाइब्रेट कर रही है, झंझना रही है, ऑसिलेट कर रही है, दूसरे कॉन्टिनेंट भी कर रहे हैं। तो ये जो भारत को आपको देखते हैं, हमारा इंडिया जो है वो इस तरह से उसके ऊपर एक विशाल साइक्लोन बन जाता है जब मानसून होता है, और इस तरह से हमें बेंडिंग, इंडिया के बैंड होने के पीछे मूल कारण जो ये है कि पृथ्वी वास्तव में घूर्णन नहीं कर रही है। अब मैं आपको एक बात और बताऊं कि अगर पृथ्वी के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को देखें, आर्कटिक और अंटार्कटिका को देखें, तो ऐसी आकृति का मूल कारण क्या है? तो ऐसी मूल आकृति का कारण, क्योंकि जो जो जुपिटर में हो रहा है, सैटर्न में हो रहा है, यूरेनस नेपच्यून में हो रहा है, इसी के कारण जो है इंडिया की, सॉरी, इसी के कारण जो है हमारे पृथ्वी पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल की आकृति, अंटार्कटिका की आकृति का ये मूल कारण है, किसी सुपर कॉन्टिनेंट के ब्रेक होने का कारण नहीं। तो डिफरेंशियल रोटेशन जो अलग अलग ग्रहों में हो रहा है, गैर दानव ग्रहों में हो रहा है, तारों में हो रहा है, गैलेक्सी और नेबुलाओं में भी हो रहा है। तो देखिए आप सैटर्न में भी ऐसा है। इसी प्रकार से अगर आप जुपिटर में देखें, उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल को, तो एक दूसरे से उल्टा चल रहे हैं। सैटर्न का हेक्सागोन नॉर्थ पोल और साउथ पोल को देखें तो वो भी एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं। मार्स प्लेनेट में भी ऐसा पता चला है कि इस तरह से उसका उत्तर और दक्षिण ध्रुव ऐसा दिखाई देता है, विपरीत दिशा में। तो साथियों, ये इस प्रकार से जो कन्वर्जन हुआ, उसी से महाद्वीप का ये टेक्चर, ये पैटर्न बना अलग अलग अक्षांश पर। तो देखिए
जैसे कि कैप्टन मिशन का ये चित्र मैंने पहले भी बताया था। इस तरह से आपको इस तरह से आपको मैंने ये बताया कि अ, जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है, जो हकीकत है, वो तो ये है कि जैसा कि गैस दानव ग्रहों में हो रहा है, जैसे सूर्य तारों में हो रहा है, ब्रह्मांड कितनी गैलेक्सी और नेबुलाओं में हो रहा है, वही पृथ्वी में हो रहा है। तो ट्विस्टिंग का हिस्ट्री देखें आप, स्टार्टिंग देखें शुरू से आखिर तक, तो एक बहुत बड़े सिद्धांत को ये इंडिकेट करता है। मतलब आप सोच के हैरान हो जाएंगे कि इस ब्रह्मांड में सिमिलर, सिमेट्रिक और कॉमन की बात साफ और स्पष्ट दिखाई देती है। सभी आकाशीय पिंडों में ये बात नजर आती है। आपको एक चीज और मैं बताऊंगा कि सैन एंड्रियास फाल्ट है, अगर आप सैन एंड्रियास फाल्ट को देखें, उसमें भी विपरीत दिशा में फोर्स लग रहा है। साथियों, मैं कहना ये चाहता हूं, कुल मिलाकर के पृथ्वी घूर्णन नहीं कर रही है, जैसे कि सूर्य घूर्णन नहीं कर रहा है, गैस दानव घूर्णन नहीं कर रहे हैं, लू से तारे भी घूर्णन नहीं कर रहे हैं। तो जो जो कोरोनरी स्पोर्ट्स, वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि कोरियोलिस फोर्स के प्रभाव से हवाएं, पानी और बादल इस प्रकार से चलते हैं और उत्तर दक्षिण गोलार्ध में साइक्लोन और काउंटर साइक्लोन आते हैं। वही कोरियोलिस फोर्स सॉलिड जमीन पर भी काम करे तो आप सोचिए क्या होगा। अगर कोरियोलिस फोर्स के प्रभाव से जमीन पर में भी हलचल को सोचें तो आपको हैरानी होगी कि इस तरह से पृथ्वी के संपूर्ण, यानी कि उसके अंदर से बाहर तक डिफरेंशियल रोटेशन का, ट्विस्टिंग का प्रभाव साफ दिखाई देता है। तो साथियों, जैसा कि आपको मैंने ये सब बातें बताई, एक नवाचार है, एक विचार है, हो सकता है आप इससे सहमत हो, नहीं हो, लेकिन ये विचार रखने के पीछे मूल रीजन क्या है, कारण क्या है, क्यों ये मैं विचार रख रहा हूं? क्योंकि दुनिया में एक बात तो ये है, कॉमन, सिमिलर, सिमेट्रिक की बात हो रही है। सभी ऐसा सोचते हैं कि कुछ समानताएं हैं, कुछ ऐसी समानताएं हैं, चाहे वो ज्योमेट्रिकल सिमिलरिटी हो, एक बात। दूसरा, ऑसिलेशन की बात सोचते हैं कि यूनिवर्स ऑसिलेट करता है, रोजर पेनरोज हो, चाहे स्कैन हार्ट और ट्यूरॉक हो, चाहे और भी अनेक वैज्ञानिक है, दुनिया के अनेक वैज्ञानिक है जो ऑसिलेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं जिस ऑसिलेशन की बात कर रहा हूं, जो ऑसिलेशन का आइडिया आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, वो उनके आइडिया से बिल्कुल भिन्न है। तो आपको बता दूं कि पृथ्वी 29 सेकंड में 26 सेकंड में धड़कती है, ऐसा भी वैज्ञानिक कह रहे हैं। इस पे रिसर्च हो रही है कि पृथ्वी के अंदर पल्सेशन हो रहा है, धड़कन हो रही है। साथ में क्या है कि कुछ वैज्ञानिक अनुसंधान करके बता रहे हैं कि पृथ्वी में 6 वर्ष में दोलन हो रहा है। तो ऐसे शोध पत्र सामने आ रहे हैं और दुनिया में इस पे चर्चा हो रही है। मेरे साथी लोग पूछते हैं कि अगर आप कहते हैं कि पृथ्वी भी ट्विस्ट टाइट हो रही है, अगर दूसरे गैलेक्सियों, नेबुलाओं, सूर्य, तारों सभी में ट्विस्टिंग हो रहा है और पृथ्वी में भी ट्विस्टिंग टाइटनिंग हो रहा है, तो फिर ये दिन रात कैसे हो रहे हैं? ये रोटेशन के कारण होता है, तो ये तो रोटेशन के कारण है। दिन रात तो रोटेशन से हो सकते हैं, और कोई कारण हो ही नहीं सकता। तो साथियों, इस पे हम आगे और बात कहेंगे। हमने जो ये प्रस्तुतिकरण किया आपके सामने, इसी को जारी रखते हुए, इसी को आगे बढ़ाते हुए हम बहुत से बड़े बड़े निष्कर्षों पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये कोई साधारण आइडिया नहीं है। ऑसिलेशन के मैंने अनेक वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल पर डाले हैं, अनिल थानवी दी ऑसिलेटिंग यूनिवर्स। लेकिन अब हम एक टर्निंग पॉइंट पे पहुंच रहे हैं कि यूनिवर्स में इस प्रकार से जो ट्विस्टिंग टाइटनिंग का जो ये हम सिद्धांत आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं ऑसिलेशन का, कि सारे यूनिवर्स में जितने भी आकाशीय पिंड हैं, उनका ज्यामिति संरचना है कि उनका आधा पार्ट पार्ट ऊपर और आधा पार्ट नीचे एक दूसरे से विपरीत दिशा में चल रहा है। सभी कस रहे हैं, लूज हो रहे हैं,
ऐसे ट्विस्ट और टाइट हो रहे हैं, धड़क रहे हैं। सभी का इक्वेटोरियल रेडियस बल्किंग और पोलर रेडियस कम हो रही है, ये ऑसिलेशन होता रहता है। तो इस प्रकार से आकाशीय पिंड कसते हैं, लूज होते हैं, धड़क रहे हैं। तो हम इसको मैथमेटिकली भी आगे बढ़ाएंगे। तो अगले कड़ियों में आप इसको जरूर देखिएगा। तो साथियों, ये प्रस्तुतिकरण पार्ट 1 को भी देखें आप, और पार्ट 2 को भी देखें। और इस तरह से मैं आपके सामने जो आपको ये बात बताई है कि पृथ्वी सिस्टम में वही हो रहा है जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून में हो रहा है, जैसे दूसरे तारों में हो रहा है, दूसरे आकाशीय पिंडों में हो रहा है। अब आपका ये भी लॉजिक हो सकता है कि पृथ्वी सॉलिड है, सॉलिड में आप कैसे बात करेंगे ट्विस्टिंग टाइटनिंग की। गैसियस पिंडों में तो हम देख सकते हैं, अगर आप कहते हैं तो जो कॉन्टिनेंट्स का स्ट्रक्चर है उसमें मैंने इसके प्रमाण बताए हैं आपके सामने। तो आज का ये प्रस्तुतिकरण समापन करने से पहले मेरा निवेदन है, आपको मेरा निवेदन स्वीकार करना होगा कि इस आइडिया को, इस नवाचार को देश भर के वैज्ञानिकों के बीच में रखें। 28 फरवरी निकट है और 28 फरवरी विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन सीवी रमन, हमारे देश के महान वैज्ञानिक, उनको नोबेल पुरस्कार मिला। और इस तरह से आपके सामने मैं इस नवाचार का उद्देश्य यही है कि एक एक भिन्न तरीके से सोचें, एक नए नए तरीके से सोचें कि यूनिवर्स किस प्रकार से ऑसिलेट करता है और उसका इफेक्ट सभी आकाशीय पिंडों पर, हमारे पृथ्वी सिस्टम में भी, उसके भूगोल में भी, उसके जीव जंतुओं पर, उसके जीवन की उत्पत्ति पर, उसके वायुमंडल, पर्यावरण, सभी पर ये साफ और स्पष्ट दिखाई देता है। तो धन्यवाद साथियों। मैं समझता हूं कि आप ऐसे आइडिया को देश और दुनिया के लोगों के बीच में जरूर चर्चा करेंगे। मैं देश भर के वैज्ञानिकों से और सभी विज्ञान संचारकों से मैं निवेदन करूंगा, मेरा निवेदन स्वीकार करें कि इसको सभी के बीच में एक आइडिया को रखें। आज का प्रस्तुतिकरण यहीं पे समापन करता हूं मैं। आप सभी को धन्यवाद, और अगले पार्ट के लिए तब तक मुझे विराम दीजिए। पार्ट 1 जो है मैं प्रस्तुत कर चुका हूं, ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 जो है किसी कारण से हम पिछले रविवार को प्रस्तुत नहीं कर पाए, तो अब हम फिर आगे बढ़ेंगे एक नए प्रस्तुतिकरण पार्ट 3 में, और हम गणित के आधार पर भी इसकी चर्चा करेंगे। तो इस तरह से आपके सामने एक नवाचार आपके सामने रखा है, दोलन में ब्रह्मांड का, जो सारे भौतिक विज्ञान ही नहीं बल्कि विज्ञान की सभी शाखाओं के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। एक विज्ञान में बड़ा भारी मोड़, बड़ा भारी बदलाव ये साबित होगा, ऐसा मैं सोचता हूं। धन्यवाद।